नमस्कार दोस्तों एंड डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय वस्तु उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। यहाँ पे इस इन विभिन्न विषय वस्तु को प्रारंभ करने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जो उपभोक्ता होता है, यहाँ पे जो भी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए केवल दो वस्तुएं ली गई हैं। थोड़ा सा वस्तुओं को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्पष्ट करने के लिए हमने बाजार में उपभोक्ता कई होते हैं, लेकिन हमने निश्चित आय में और दो ही वस्तु ली है और उन्हीं दो वस्तुओं की कीमतें हैं और एक निश्चित आय है। इनसे विभिन्न वस्तुओं को समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे जो बजट या इस तरह की शब्द आएंगे, उपभोक्ता का बजट या बंडल, ये दो वस्तुओं को लेकर है। और यह जैसे सरकारी बजट है या देश का बजट है जो प्रस्तुत किया जाता है, देश के आय व्यय का विवरण होता है, प्रपत्र होता है, उससे हटके ये व्यक्तिगत है। हाँ, बजट है, विचार और सिद्धांत उसी तरह नियम काम करते हैं, लेकिन यह व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इससे रेखा चित्र और से समझने का प्रयास भी करेंगे और समीकरण द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे यहाँ की विभिन्न वस्तुओं को। तो सबसे पहले जो विषय वस्तु है उपभोक्ता का बंडल। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जहां केवल दो ही वस्तुएं हैं। हम इन दो वस्तुओं को वस्तु एक तथा वस्तु दो कहेंगे। दोनों वस्तुओं की मात्राओं की कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता बंडल कहते हैं। मतलब इनके ग्रुप बनाएंगे। दो वस्तुएं, बजट में दोनों की अलग अलग कीमतें हैं अपनी, जो भी कुल आय होगी हम उनसे कितना कितना मैक्सिमम खरीद सकते हैं। भाई वस्तु एक की कितनी खरीद पाएंगे, वस्तु दो की कितनी खरीद पाएंगे, और दोनों चीजें आवश्यक है मनुष्य को। तो जो भी आय है उससे दोनों वस्तु खरीद रहा है तो कुछ ना कुछ मात्रा खरीदेगा, तो कितनी खरीद पाएगा। जिसकी ज्यादा चाहता है उसको थोड़ा सा ज्यादा बजट खर्च करेगा अपने आय में से, तो उससे जितने भी वह बंडल खरीद सकता है या जो बन सकते हैं वो उपभोक्ता के बंडल हैं। दो वस्तुओं के समूह में जो भी ग्रुप बनेंगे वह बंडल है। उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में आय है जिसे दो वस्तुओं पर व्यय करना है, जिनकी लागत बाजार में दी गई है। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। तो अर्थशास्त्रीय दृष्टि से और वस्तुओं का मतलब अपने बजट का कुशलतम उपयोग करना है, और तो बजट की आय से नीचे ही रहना है, बजट की आय तक मैक्सिमम खर्च करना है, तो वो अपने बंडल चयन करेगा, उन्हीं को करेगा जो वो खरीद सकता है। तो हम अब आते हैं बजट सेट में। बजट सेट उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। बंडल कौन से है? निश्चित आय में मान लिया जाए एक एक्स एक्सिस हो, एक वाई एक्सिस हो। अब इसमें वो मैक्सिमम कितनी खरीद पाएगा, जैसे एक्स ये गुड टू है, गुड टू की कितनी खरीद पाएगा। 20 रुपए आए है तो और कीमत 5 रुपए, तो 4 ही खरीद पाएगा। अगर हम एक्स एक्सिस में आ जाएं, मान लिया जाए सामान्य समझने के लिए कि एक्स एक्सिस में आदमी कितनी खरीद पाएगा, अगर उसकी कीमत 5 है तो 4 ही वस्तु खरीद पाएगा, 4 कीमत है तो 5 खरीद पाएगा। इस तरह से 20 रुपए में मैक्सिमम गुड वन की 5 रुपए होने पर 4 वस्तु खरीद पा रहा है, 4 होने पर 5 खरीद पा रहा है कीमत, और ऐसे ही गुड टू की जो भी होगी वो उसके बिंदु बन जाएंगे बजट रेखा के। इस प्रकार उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है, यानी एक्स और दो वाई वस्तु कितनी खरीद पा रहा है, जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार में बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। मान लीजिए उपभोक्ता की आय एम है, मान लिया जाए उपभोक्ता की आय को एम मान लिया है, रुपए में नहीं बताया, एम बता दिया। तो अगर दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः P1 तथा P2 है। ये पहली वस्तु की जो कीमत होगी वो P1 है, दूसरी वस्तु की जो कीमत होगी P2। P ही क्यों रखा है? क्योंकि प्राइस होता है, P से प्राइस होता है तो P रख दिया। यदि उपभोक्ता वस्तु एक की X1
P1 इकाइयां खरीदना चाहता है, यानी कि गुड 1 खरीदना चाहता है, तो उसे P1 X1 धन व्यय करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये 5 रुपए की है, P1 मान लिया जाए 4 रुपए है कीमत, तो कितनी खरीद पाएगा? 20 रुपए कुल आए हो तो 5 वस्तु खरीद पाएगा, तो 20 रुपए टोटल व्यय कर दिया। यदि वस्तु 2 की इकाइयां खरीदना चाहता है तो उसे P2 X2 खरीदना पड़ेगा। मान लिया P2 की कीमत 5 है, तो कितनी खरीद पाएगा? X वस्तु, सेब, संतरा जो भी हो, X2 कितना खरीद पाएगा? 5 होने पर 20 कुल आय होने पर 4 ही वस्तु खरीद पाएगा मैक्सिमम। अगर 4 इसकी खरीद ली दूसरी वस्तु की, क्या तो P1 की कुछ खरीद पाएगा? नहीं। अगर इसकी 4 वस्तु इसकी पूरी खरीद ली 5 रुपए में, तो P1 की थोड़ी खरीद, वो मतलब X1 की नहीं खरीद पाएगा, उसके लिए बजट ही नहीं बचा। ऐसी इसकी 4 रुपए कीमत है और X1 5 खरीद ली, तो 20 रुपए में 5 वस्तु खरीद ली, तो X2 के लिए कोई पैसा नहीं बचा। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है कि दोनों वस्तुएं खरीदनी है, तो 2 अगर इसमें खर्च किया तो 8 रुपए खर्च हो गए, 2 इसमें 2 का खरीद पा रहा है, 2 0 का खरीद पा रहा है, 2 1 का खरीद पा रहा है, 3 1 का खरीद लेगा, 4 0 का खरीद लेगा, 5 0 का खरीद लेगा। ये सब बंडल में खरीद पा रहा है। उपभोक्ता कोई बंडल निम्न स्थिति में खरीद सकता है: P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M। ये सूत्र हो गया। कुल देखिए, ये जो P1 है, ये अगर 4 है तो X1 की मात्रा 5 खरीद पाएगा, तो इसकी कोई मात्रा नहीं खरीद पाएगा, ये 0 रहेगा। अगर इसकी तो ये कीमत 5 है और X2 की 4 मात्रा खरीद पा रहा है, 20 है ना, M 20 है, तो अगर P2 की कीमत 5 है तो कितनी खरीद पा रहा है? X2 की 4। अब सारी इसी को खरीद लिया X2 को, तो X1 के लिए कोई पैसा नहीं बच रहा। उसके बाद अगर क्या मान लिया जाए X1 की 2 खरीद ली, तो P1 4 है तो 8 वस्तु इसकी हो गई, और X2 P2 5 है तो इसकी 2 खरीद ली, 18 रुपए खर्च हो गए और इसकी 2 मात्रा खरीद ली। ऐसे ही 20 रुपए के अंदर जो भी बंडल वह खरीद सकता है इस समीकरण के अंतर्गत, वह उसका बजट सेट के अंतर्गत समीकरण में आ जाएगा। समीकरण या बजट रेखा। अब इसी चीज को, जो समीकरण है, इसको बजट रेखा के रूप में कैसे दिखाएं, यानी कि वो मैक्सिमम कितना खरीद पाएगा, उसको समीकरण के रूप में हम दिखा सकते हैं। ये सभी बंडल जो निश्चित आय M मान लिया 20 है, जिसमें दोनों वस्तुएं X1 X2 ये 2 वस्तुएं जो खरीद सकता है। हमने मान लिया था पहले ही कि हम जो इसे स्पष्ट करने के लिए, उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए हम 2 ही वस्तु ले रहे हैं, उनकी कीमतें P1 P2 है, तो विभिन्न कीमतों पर खरीदा जा सकता है। बजट समीकरण कहलाता है P1 X1, यानी कि पहली वस्तु की कीमत आपस में गुणा हुए तो प्लस P2 X2 इक्वल टू M। वे सभी बंडल जो रेखा के नीचे या उस पर स्थित है बजट सेट में शामिल है, बजट रेखा समीकरण। अब ये जो रेखा है, मान लिया जाए ये जो गुड 2 था, ये 5 रुपए का है, तो मैक्सिमम 4 वस्तु खरीद पाएंगे यहां तक। जब इसकी 4 खरीदेंगे तो देखिए Y की कितनी हो गई यहाँ पे? 0। इसी तरह गुड 1 की कीमत 4 रुपए है, तो मैक्सिमम कितनी खरीद पाएंगे? 5 वस्तु। जब इसकी 5 खरीद रहे हैं गुड 1 की, तो गुड 0 कहाँ है? गुड 2 तो 0 है यहाँ पे, और इसके नीचे कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। हम यहाँ पे अगर मान लिया ये बिंदु और इसकी इतनी मात्रा खरीद रहे हैं, तो X1 की इतनी खरीदेंगे। अगर हम इस बिंदु से चले और यहाँ से हमने यहाँ तक खरीदी वस्तु 2 की कम है, कम मात्रा है, और X1 की ज्यादा खरीद रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन इस समीकरण के अंदर होने चाहिए जितनी हमारी आय है उसके हिसाब से। अब हम समझते हैं बजट रेखा की प्रवणता ढाल। देखिए, ये ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर जा रही है, इसे हम माइनस के रूप में इसलिए व्यक्त कर रहे हैं, और यह P1 वस्तु की जो कीमत है उसको डिवाइड कर दें या अनुपातिक रूप से विभाजित कर दें P2। तो बजट रेखा की प्रवणता पूरी बजट रेखा पर वस्तु 1 के प्रति इकाई परिवर्तन की मात्रा का मापन करती है। इसका मतलब ये हुआ, जो प्रवणता की ढाल है, जो बजट रेखा पर वस्तु 1 के प्रति इकाई परिवर्तन, वस्तु जो हम 1 है उसको प्राप्त करने के लिए वस्तु 2 की कितनी मात्रा त्यागेंगे या कितनी मात्रा का त्याग करेंगे, या 2 वस्तु की
अगर हमको जरूरत है तो हम कमोडिटी एक की कितनी मात्रा त्यागते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, अर्थात डेल्टा X2 जो परिवर्तन होता है, ये तो हो गया डेल्टा X2, एक्स मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, X1 की मात्रा में परिवर्तन करने से। हम X1 को ज्यादा खरीदेंगे तो X2 की मात्रा कम हो जाएगी, X1 की मात्रा कम करेंगे तो हमारे पास बजट रहेगा कि हम X2 की मात्रा में परिवर्तन करके उसको बढ़ा सकें। तो ये देखिए, अगर इस बिंदु पर हम देखें तो यहाँ से ये बिंदु अगर ये टच हो रहा है रेखा में, तो यहाँ पे मात्रा 2 की ज्यादा है और X की कम है, इतनी मात्रा खरीद पा रहा है, जबकि X2 की इतनी मात्रा खरीद। अगर हम यहाँ बिंदु में देखें तो यहाँ इस बिंदु में 2 की तो बहुत कम खरीद रहा है, लेकिन X1 की बहुत खरीद रहा है। तो ये ऋणात्मक ढाल जो है, इसको हम कह सकते हैं बराबर, ये प्रवणता ढाल हो गई, मतलब डेल्टा X2 बटे डेल्टा X1 इक्वल टू माइनस P1 बटे P2। तो जो कीमत का अनुपात है ऋणात्मक रूप में P1 बटे P2, यह है प्रवणता की ढाल है। और हम एक वस्तु प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु में कितना त्याग करेंगे, यानी कि अगर हम इस मात्रा को बढ़ाएंगे तो ये कम होगी, इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगी। बस इस तरह से अनुपातिक रूप में संबंध है। अब आते हैं कि बजट सेट में बदलाव या परिवर्तन होता है क्या? हाँ, हो सकता है। मान लिया पहले की हमारी बजट रेखा है, ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, या किसी तरह और भी वह आकार ले सकती है। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं? ये दो तरीके से होते हैं। आय में बदलाव, इसमें दो परिवर्तन आएंगे, आय में वृद्धि और आय में कमी। क्योंकि आय क्या होती है, या तो बढ़ेगी या कम होगी, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये दो परिवर्तन हम देखेंगे आय में बदलाव में। लेकिन कीमत में परिवर्तन हम कम से कम 3 परिवर्तन दिखाने का प्रयास करेंगे, कि पहली वस्तु की कीमत में परिवर्तन, और दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, या तीसरा दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। 3 परिवर्तन हम कीमत में दिखाएंगे। इनको एक एक करके हम शुरू करते हैं। आय में बदलाव के 2 पॉइंट हैं, पहले आय में वृद्धि और आय में कमी, इसे समझते हैं, फिर कीमत में परिवर्तन को भी समझेंगे। आय में वृद्धि से, अगर आय में वृद्धि होगी तो हमारा बजट बढ़ जाएगा, तो ये समानांतर रेखा आगे बढ़ेगी, जो बजट की समानांतर रेखा के रूप में आगे बढ़ जाएगी और उपभोक्ता की खरीद क्षमता बढ़ जाएगी। देखिए, अब यहाँ रेखा चित्र में देखते हैं, ये पहले के बजट की रेखा है, उसी के समानांतर आगे बढ़ गई, क्योंकि हमारी आय बढ़ गई है, आय में बदलाव हुआ, बड़ी हुई आय है। तो इससे हम अब इतनी, जो जितना ये अंतर है, इतनी मात्रा हम अतिरिक्त खरीद पा रहे हैं, और बजट रेखा समीकरण आगे बढ़ के नीली लाइन के बराबर तक पहुंच जाएगा। अब हम इसके अंदर तक की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, तो हमारी खरीद क्षमता बढ़ जाती है। आय में कमी से क्या होगा? आय में कमी से बजट रेखा समानांतर नीचे पीछे की ओर आएगी, उपभोक्ता की खरीद क्षमता घटेगी। ये देखिए, पहले ब्लू लाइन में हमारा बजट था, लेकिन अब आय में कमी आने से बजट रेखा ये पीली लाइन तक पहुंच गई है, इतना हमारी गिरावट आई है, और हमारी खरीदने की क्षमता में इतनी गिरावट आ गई है। अब हम केवल पीली लाइन के अंदर की सामग्री खरीद सकते हैं, और इतना हमें खरीद क्षमता में घटोतरी हुई है। अब देखते हैं कि परिवर्तन कीमत में हो तो क्या होगा। देखिए, कीमत में ये कमोडिटी एक की जो कीमत में अगर परिवर्तन होता है, और यहाँ पे मान लिया दो वस्तु जो 2 है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये 1 लिखा है, ये 2 है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन केवल किसमें हो रहा है? अगर कीमत कम होती है। देखिए, पहले चित्र में देखिए, कीमत कम होने से तो बजट रेखा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई। यानी कि अगर 4 रुपए थी तो वह 5 वस्तु खरीद रहा था, मान लिया 2 ही हो गई कीमत वस्तु की, तो अब वो कितनी खरीद पाएगा? 10 वस्तु खरीद पाएगा, 10, 5 की बजाय 10 वस्तु खरीद पाएगा, और उसका बजट रेखा बढ़ जाएगी केवल एक्स एक्सिस में, केवल गुड वन की तरफ एक्स एक्सिस में ही बढ़ेगी, और ये इस प्रकार का हो जाएगा। मान लिया जाए कि हमारी बजट रेखा सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी, बशर्ते कि वस्तु एक की जो कीमत है, गुड वन की कीमत है, वह बढ़ जाए। कीमत बढ़ेगी तो हमारी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, और बजट रेखा ये जो बाहर की है उसके बजाय ये अंदर की हो जाएगी, और हमारी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरी वस्तु की कीमत में बदलाव से क्या होगा। इसमें क्या होगा? वस्तु की कमी होने पर, जो कमोडिटी 2 है, ये 2 होना चाहिए, कमोडिटी जो 2 है, गुड 2 है, अगर इसकी कीमत कम होगी तभी तो हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और ऊपर वाली बजट रेखा बन जाएगी। लेकिन देखिए, आप देख रहे होंगे
एक्स एक्सिस में अब कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे पिछले चित्र में वाई एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं था, अब यहाँ पे कमोडिटी 2 में ही परिवर्तन हो रहा है, कमोडिटी 1 में कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखिए कीमत बढ़ जाएगी तो बजट रेखा पीछे की ओर रहेगी और ये खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। ये देखिए कीमत बढ़ गई है और बजट रेखा अब नीचे की ओर चली गई है और खरीदने की क्षमता उसकी घट गई है। अब देखते हैं तीसरी चीज, दोनों ही P1 या P2 जो वस्तु 1 और 2 की कीमतें हैं में एक साथ परिवर्तन हो जाए, या तो वो दोनों बढ़ जाए या दोनों कम हो जाए तो क्या होगा। अब देखिए अगर दोनों में कमी आ गई, कब कमी आने में, दोनों वस्तुओं की कीमत में कमी आने पर और बजट रेखा पहले यहाँ थी वो बढ़ के आगे चली जाएगी, इतनी वृद्धि होगी। अब समझते हैं दूसरी स्थिति को, जब x गुड 1 और गुड 2 दोनों की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, दोनों ही कीमतों में वृद्धि होने पर अब उसकी बजट रेखा काफी घट के नीचे आ जाएगी और उसके खरीदने की क्षमता काफी कम हो जाएगी। अब हम समझते हैं एक और विषय वस्तु जो है एक दिष्ट अधिमान। किसी उपभोक्ता का अधिमान केवल उस स्थिति में एक दस्त होता है। एक दिष्ट माने प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम पूरी तरह से एक ही को पसंद कर रहे हैं। मान लिया 2 बंडल है, जब किन्हीं 2 बंडलों के बीच वह उस बंडल को पसंद करता है जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम किसी एक वस्तु की संख्या अधिक होती है तथा दूसरे वस्तु की संख्या कम नहीं होती। इससे उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे पास 2 बंडल है, एक 10-9 वाला बंडल है, पहली वस्तु 10 खरीद रहा है, दूसरी 9, और दूसरे में मिल रही है उसी रुपए में 9 वस्तु। तो देखिए पहली वस्तु एक ज्यादा है और दूसरी कम से कम बराबर है, तो ये स्थिति में पहले वाले को ही प्रेफरेंस दी जाएगी अधिमान, क्योंकि बजट का कुशलतम उपयोग कर रहा है, अधिक चीज खरीद पाने में सफल हो रहा है। तो पहले बंडल में दूसरे बंडल से पहली वस्तु एक अधिक है और दूसरी वस्तु बराबर है, अतः पहले बंडल के प्रति एक दिष्ट अधिमान है, यानी कि एकदम से निर्णय लेके वह अपनी प्रेफरेंस बता रहा है कि मुझे यही चाहिए। अब देखते हैं अनधिमान वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, इसे कई नाम से जाना जाता है। तो आप इसको समझ लें अच्छी तरह से, अनधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र, उदासीन वक्र, सब इसी के नाम है। इस वक्र की तकनीक, अनधिमान वक्र की तकनीक सर्वप्रथम एजवर्थ ने निकाली थी, किंतु उसने अपने अनधिमान वक्रों से मांग का विश्लेषण नहीं किया। एजवर्थ के अतिरिक्त फिशर, पैरेटो, जॉनसन ने अनधिमान वक्रों का प्रयोग किया। J.R. हिक्स और R.G.B. एलन ने उपभोक्ता की मांग के लिए अनधिमान वक्रों का प्रयोग किया। 1939 में हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में अपने विचार प्रकट किए। अनधिमान वक्र 2 वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है अनधिमान वक्र क्या चीज है आखिर। अनधिमान वक्र 2 वस्तुओं के, हम क्योंकि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ रहे हैं तो 2 ही वस्तु को लेकर चल रहे हैं ताकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चीजों को समझा सकें। अनधिमान वक्र 2 वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। इसे समसंतुष्टि वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए चित्र के से समझते हैं अनधिमान वक्र को। ये एक अनधिमान वक्र IC1 दिया है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें चाहे यहाँ बिंदु है जिसमें गुड वाई इतनी खरीद रहा है और गुड एक्स इतनी खरीद रहा है, चाहे हम इस बिंदु पर आ जाए, यहाँ इस बिंदु पर हमने देखा था गुड वाई की ज्यादा खरीद रहा था, गुड एक्स की कम। अगर इस बिंदु पर आए, ये बिंदु पर, यहाँ गुड वाई की कम खरीद रहा है, गुड एक्स की इतनी मात्रा खरीद रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कोई भी बिंदु हो, कोई भी संयोग हो रहा, 2 बंडल के समूह, चाहे यहाँ हो, चाहे वो ऊपर हो, चाहे यहाँ हो, उपभोक्ता क्या करेगा, इनके प्रति उदासीन है, उसको सभी बिंदु सम संतुष्टि दे रहे हैं, यानी कि समान संतुष्टि दे रहे हैं, उनके प्रति उदासीन है, या तुष्टिगुण संतुष्टि बराबर है, या इंडिफरेंस है, उनके प्रति उदासीन है। तो किसी भी बिंदु में जो चाहे यहाँ हो, इस वक्र में कोई भी बिंदु जो एक्स और वाई खरीदने के लिए मिल रहे हैं बजट में, वह उनके प्रति उदासीन है। लेकिन अगर वो जैसे ही IC2 में जाता है, उसके कोई भी बिंदु IC2 का कहीं भी वक्र में कोई भी बिंदु है वो IC1 से श्रेष्ठ है। इसी तरह IC3 का कोई भी बिंदु जो संयोग बन रहा है 2 वस्तुओं का, तो IC2 से श्रेष्ठ है। IC4 में IC1, 2, 3 के कोई भी बिंदु IC4 में XY के संयोग वाले श्रेष्ठ हैं।
IC5 में सभी जो IC1 2 3 4 से कोई भी संयोग जो बनेगा IC5 में वो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि यहाँ उच्च स्तर में चला गया, एक्स और वाई की वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा खरीद रहा है। तो अब हम समझते हैं अनधिमान वक्र की विशेषताएं। अनधिमान वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, ढाल नीचे होता है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु जहां 0 लिखा रहता है उससे जो वक्र का उत्तल दिखता है, कॉन्वेक्स होता है। तीसरा पॉइंट, कोई भी दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, अनधिमान वक्र काटेंगे नहीं। तो ऊंचा अनधिमान वक्र एक नीचे अनधिमान वक्र से अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है, यानी कि IC5 जो होगा वो अपने अन्य जो IC1 2 3 4 से ऊंचा श्रेष्ठ संतुष्टि को देगा, IC2 का IC1 से श्रेष्ठ होगा। तो इस तरह से एक और बिंदु बनता है इसका कि कभी भी अनधिमान वक्र एक्स एक्सिस को भी नहीं छूते और वाई एक्सिस को भी नहीं छूते। इसका मतलब यह है IC1 ना एक्स एक्सिस को छुएगा ना कोने में और ना वाई एक्सिस को छुएगा। क्यों? उसका कारण क्या है कि वह दोनों वस्तुओं की कुछ ना कुछ मात्रा जरूर खरीदता है, जीरो नहीं रखता, ना एक्स की ना वाई की, दोनों गुड्स खरीदेगा, 1 भी 2 भी, और जीरो नहीं रखनी उसकी मात्रा। तो यह भी एक विशेषता थी। हम देखते हैं अनधिमान वक्र हमने स्पष्ट किया और उपभोक्ता के व्यवहार को समझने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और